नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, चिकित्सा, शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कि आम जनता का सीधा जुड़ाव होता है। स्वास्थ्य की बात आती है तो अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाओं की भी बात की जाती है, और शिक्षा की बात आती है तो स्कूलों के बेहतर शिक्षा के एक बेहतर माहौल की बात होती है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं जिन पर की चर्चा जरूरी है, क्योंकि विधानसभा तक मामले पहुंचे और गूंजे भी। हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा। हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है कि जबलपुर का जिला चिकित्सालय जो है वो एक विवादों में हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए क्या है। वैसे तो स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें लोग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। यदि जिला चिकित्सालय कोई आता है तो सबसे पहले उसको ये लगता है कि मेरे को जल्दी डॉक्टर देख लें, जल्दी इलाज हो जाए, जल्दी दवाइयाँ मिल जाएं, एक्सरे हो जाए, सोनोग्राफी हो जाए। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे मान लीजिए किसी का एक्सरे होना है, डॉक्टर ने देखा, एक्सरे लिख दिया, लेकिन अब एक्सरे में बहुत भीड़ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे जल्दी से एक्सरे हो जाए और मुझे रिपोर्ट मिल जाए। तो एक मुख्य शिकायत ये रहती है लोगों को कि हमको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, बहुत टाइम लग जाता है, डॉक्टर कई बार उपलब्ध नहीं है। जो सर्जरी में जैसे मान लीजिए डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी समय उनको कोई दूसरा मरीज देखना है तो समय लग जाता है। इसके अलावा कर्मचारियों के बीच में भी कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिसमें विवाद की स्थिति बनी है, हमेशा बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में ये एक भ्रम भी है। हर व्यक्ति ये चाहता है, जैसे हमारे यहाँ सीटी स्कैन होता है, अब सीटी स्कैन बहुत कम दरों पे होता है, 692 रुपये में। उसके बावजूद भी लोग ये चाहते हैं कि हमारा फ्री में हो। उसके लिए 10 तरह के अप्रोचेज आती हैं, कई बार नहीं हो पाता क्योंकि वो आउटसोर्स है, पीपीपी मॉडल पे चल रहा है। तो निश्चित रूप से जिला चिकित्सालय में समस्या ऐसे ही हमारी जो दूसरी संस्थाएं भी हैं उसमें भी समान मुद्दे ही होते हैं जिससे शिकायत होती है। विधानसभा में जो मुद्दा गूंजा वो आखिर क्या था? देखिए हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से ये पिछली विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया गया था कि हमारे यहाँ एक पद होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर का एक पद जो है वो नियमित रूप से एनएचएम द्वारा दिया जाता है। पिछले करीब करीब 5-6 साल से यहाँ पर नियमित डीपीएम अभी काम नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी दूसरे पद के व्यक्ति को उसका प्रभार दिया जाता है। वर्तमान में भी जो डीपीएम है वो प्रभारी डीपीएम है। और कुछ ऐसे मुद्दे मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कुछ लोग पीछे भी पड़े रहते हैं आपके, तो उस माध्यम से अभी विधानसभा प्रश्न उठाया गया था कि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन गलत है, फर्जी मार्कशीट उन्होंने लगाई है, इस तरह के आरोप लगे थे। मैं भी कल विधानसभा में ही था। इसके अलावा कुछ मोबिलिटी, जैसे जो वाहन चलते हैं हमारे यहाँ, उन वाहन के कहना चाहिए टेंडर से संबंधित, उनके पेमेंट से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। मुख्य रूप से ये था कि आप नियमित डीपीएम नियुक्त करें। 2-3 शिकायतें थीं, वो शिकायतों का संज्ञान माननीय विधायक जी ने लेकर ये मुद्दे विधानसभा में उठाए थे, और उसके लिए अब हम लोगों ने उनकी जो अंक सूची पर प्रश्न उठाया गया वो हमने जो बोर्ड है उनका ओपन बोर्ड से उन्होंने वो किया है, जिस पे आपत्ति उठाई है माननीय विधायक जी ने, तो वो हम लोगों ने उसके वेरिफिकेशन के लिए भोपाल भेज दिया है। जैसा भी उस वहाँ से उत्तर आएगा उस अनुसार हम शासन को सूचित भी करेंगे। आप पर भी बहुत से आरोप लगे हैं, बहुत से मुद्दे हैं आपकी नियुक्ति से लेके आपके निजी जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सारी बातें हैं जो कि लगातार मीडिया में भी हाईलाइट हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ आपने अपने सर्विस रिकॉर्ड में भी हेर फेर किया। जी, निश्चित रूप से एक शिकायत जो की गई, करीब करीब 6 शिकायतें मेरे विरुद्ध लोकायुक्त को की गई। लोकायुक्त ने उसकी जांच के लिए हमारे विभाग को लिखा, हमारे विभाग ने जबलपुर कमिश्नर को लिखा, जबलपुर कमिश्नर ने समिति बनाकर उसकी जांच कराई। जो प्रश्न शिकायतकर्ताओं से पूछे गए थे, जो सबूत उनसे मांगे गए थे, वो सबूत वो प्रस्तुत उन्होंने नहीं किया। आरोप जरूर लगाए,
मुझसे उस बारे में जो जानकारी मिली वो मैंने जानकारी दी। यहाँ से जांच होने के बाद रिपोर्ट हमारे विभाग को भोपाल चली गई। उसके उत्तर में विभाग ने मुझ पर एक आरोप पत्र भेजा जिसका उत्तर मुझे देना था। बड़े दुख का विषय ये है कि प्रेस, हमेशा हम ये मानते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी का फेवर करके काम नहीं करती, निश्चित रूप से, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इस बार मैंने जो देखा कि जो स्थापित प्रेस और पेपर्स हैं उन्होंने तो इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाया, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर आरोप पत्र को उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया कि वो मेरे विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो गई। मैं एक दो जो आरोप हैं उसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा। एक, कहा गया कि मेरी नियुक्ति फर्जी है। देखिए, सिर्फ लिख देने से नहीं होता, उसके लिए प्रमाण चाहिए। मैंने 1990 में लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश से मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा पास की और मेरी नियुक्ति मंडला जिले में हुई। अब पीएचसी से जब मेरी नियुक्ति हुई है तो इसे फर्जी कैसे कहा जा रहा है, ये सोच का विषय है। मैंने जाके ज्वाइन किया। मैं उस समय एमडी कर रहा था। मेरे कोर्स पूरा होने में 3 माह का समय था। मैंने वहाँ सीएमएचओ से परमिशन लेके, वो लेटर मेरे पास है, जो लोग लिख रहे हैं कि बिना अनुमति के, मेरे पास अनुमति किसी ने देखा ही नहीं और बोल रहे हैं अनुमति के। मैं कोर्स करने आ गया। जब कोर्स करके वापस लौटा तो माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस समय थे, उन्होंने यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर को लिखा कि आप वहाँ से अनुमति लें। इन्होंने लिख दिया भोपाल। उसके बाद मैं लगातार करेस्पॉन्डेंस करता रहा भोपाल से। 6 साल बाद मुझे भोपाल से राज्यपाल के अनुमोदन से पुनः नौकरी ज्वाइन करने का अनुमोदन मिला। मैंने पुनः मंडला में नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वहाँ से मेरी पदस्थापना जबलपुर हुई। तब से मैं कार्यरत हूँ। ये आरोप लगाया गया कि जो 7 वर्ष में कार्य पर नहीं था उसकी सैलरी मैंने ली। अब हम सभी समझ सकते हैं कि सैलरी मिलती है तो उसका रिकॉर्ड होता है। कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया और मुझे ना सैलरी मिली। उसके बाद ऐसा कहा गया कि 10 लैबों का संचालन मैं कर रहा हूँ। लैब के नाम 4 दिए, बोल रहे हैं 10 लैब का संचालन कर रहा हूँ। निजी अस्पतालों से भी आपकी साठगांठ है सब? निजी अस्पतालों का आरोप मुझे इसलिए लगाया गया कि जब मैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हूँ तो मैं इन अस्पतालों का पंजीकरण करता हूँ। पंजीकरण के कुछ मापदंड हैं। उन मापदंडों को पूरा करने वाले जो अस्पताल हैं उन्हें हमें पंजीकरण देना ही पड़ता है और इसके लिए बहुत सारे लोग इसका कुछ ऐसा लाभ उठाना चाह रहे हैं कि अस्पतालों से उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो। मैं स्पष्ट आपसे चैनल पे बोल रहा हूँ और इसके लिए वो मेरी मदद चाहते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि जो अस्पताल उन्हें आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं उनको मैं नोटिस जारी करूं। एक आरोप तो ये भी लगता है कि बहुत से पत्रकारों को या बहुत से मीडिया के लोगों को आप मैनेज करते हैं। देखिए, मैनेज का जहां तक सवाल है, मैंने शुरू से, जब मैं रानी दुर्गावती चिकित्सालय में पदस्थ था, तो मैंने पत्रकारों की मेडिकल से संबंधित बहुत मदद की है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 100 के आसपास जो डिलीवरीज मैंने करवाई एल्गिन अस्पताल में, मदद की, जिसमें प्राइवेट वार्ड दिलाया, उसमें छूट दिलाई शुल्क में, वो पत्रकार बंधुओं से संबंधित थे। आज भी मैं पत्रकार बंधु मेरे पास किसी भी काम से आते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाना है, आप वहाँ फ़ोन कर दीजिए, मैं आज भी करता हूँ। तो मैनेज करना, बिल्कुल मैंने मैनेज किया, लेकिन मैनेज मैंने आपसी संबंधों पर किया है। मैंने कभी भी किसी पत्रकार को आर्थिक लाभ देकर मैनेज नहीं किया। ये आरोप मेरे ऊपर गलत है। इसके अलावा जो आपने एक प्रश्न पूछा था उसके बारे में भी मैं 10 सेकंड में बताना चाहूँगा कि मैंने अपने सर्विस रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। ये बताया गया कि आपने 8 पेज अपनी सर्विस बुक में अलग से लगाए। उसके लिए मुझे जो आरोप पत्र लिखा था, मैंने स्पष्ट सरकार से कहा है कि उसके लिए एक टेस्ट होता है, कार्बाइड टेस्ट होता है, जो कागज की उम्र बताता है। तो जितने सर्विस बुक में पेज लगे हैं सबका कार्बाइड टेस्ट करा लें। यदि सबकी आयु एक सी आती है कि ये 22 साल पुराने हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं लगाया गया। यदि उसमें 4 पेज या 8 पेज जो बोल रहे हैं उसकी आयु कम आती है, मैंने बाद में लगाए हैं। तो देखिए, ये आरोप भर है, इसका सबूत किसी ने नहीं दिया है अभी तक। आप पे एक और आरोप है जो कि निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और दोस्तों, किसी की निजी जिंदगी पर वैसे भी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सार्वजनिक हो गई है, आपके 2 विवाह की बात आती है कि आपने 2 विवाह किए, तो उसकी परमिशन ली गई होगी। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि विवाह यदि किसी स्त्री से आपका होता, किसी महिला से होता है, तो उसके कुछ सबूत होते हैं। जैसे अभी नए समय में एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आज से 25 साल पहले ये प्रक्रिया नहीं थी और मैं
आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले जिन लोगों के विवाह हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें से 80% लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होंगे। विवाह का सबूत होता था, विवाह की जो रस्में होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग, जो परिजन होते हैं आपके, उनके बयान कि हाँ इस महिला से इनका विवाह हुआ। जो शिकायत करता है, बड़ा आश्चर्य का विषय है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक भी सबूत ये नहीं दिए गए कि इनके 2 विवाह हुए। जिस महिला के साथ और दूसरे विवाह की बात की जा रही है, उस महिला ने यहाँ जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत होकर लिखित में अपने बयान दिए कि संजय मिश्रा से मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है। ये जांच कमेटी के रिकॉर्ड में है। ओजस एम्पीरिया में आपने बिल्कुल, जो जी बेनामी संपत्ति बोली जा रही, सर बेनामी संपत्ति वो होती है जो किसी और के नाम पे खरीदी जाए। ओजस एम्पीरिया में मेरे खुद के नाम से फ्लैट है, मैंने उस फ्लैट की जानकारी शासन को दी है। मैंने 3 पत्र शासन को लिखे थे कि मैं फ्लैट खरीद रहा हूं, इसके लिए मुझे अनुमति दें। शासन का नियम है कि 90 दिनों में यदि शासन अनुमति नहीं देता है तो ये मान लिया जाता है कि शासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में जो मैं अपनी जो हर साल हम लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपनी सीआर के साथ देते हैं, उसमें वो दिया गया है। जब वह शासन को जमा है तो शासन को मालूम है कि मेरी वो संपत्ति है। दोस्तों, बहुत सारे सवालों से उलझते हुए और उनके बीच से एक सच्चाई सामने लाने का ये प्रयास था। डॉक्टर संजय मिश्रा ने बड़े ही बेबाकी के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित किया कि वो गलत हैं। उन पर किसी तरीके से ऐसे कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं जो उन्हें साबित करें कि वो दोषी हैं। निश्चित है, ऐसे तत्व जो कि लगातार किसी व्यक्ति को या किसी पद पर बैठे व्यक्ति के साथ उसके निजी जीवन या उसकी नौकरी पर आरोप लगाते हैं या उस पर सवाल खड़े करते हैं, उनके पास सबूत होना चाहिए। ये बड़ी चीज़ होती है। डॉक्टर संजय मिश्रा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक और उम्मीद आपसे हमेशा रहेगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता, तो पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष ही होती है। वो लोग जो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करते हैं, अगर आप लोग उनको प्रश्रय ना दें तो शायद पत्रकारिता की जो एक साफ छवि है वो बनी रहेगी। इसी बात के साथ आज की चर्चा बस यही। धन्यवाद।